हेलो प्यारे बच्चों। आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म आफ्टर स्कूल पर स्वागत करता हूं। मैं अंकित जायसवाल। सो बच्चों, आपको जैसा दिखाई दे रहा है कि आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और ये बच्चों क्लास 10th का टॉपिक है। क्लास 10th का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड और डिस्टर्ब दिखाई देते हैं। सबसे ज़्यादा अगर आप पूछोगे ना किसी भी बच्चे से, अगर आप 100 स्टूडेंट्स का एक सर्वे करेंगे तो वो बताएगा कि सर हमें ट्रिग्नोमेट्री समझ नहीं आता। तो हमने सबसे पहले उसी को पिक किया है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री से ही स्टार्ट करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री के जो कॉन्सेप्ट है इतने बेसिक्स होते हैं कि वो जो पहले चैप्टर्स होते हैं उनसे रिलेवेंट नहीं होते हैं। आपको बस बेसिक ट्राइंगल्स पता होना चाहिए, जो मैं आपको बता दूंगा अगर नहीं पता है तो। और उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर सकते हैं। सो आज का सेशन स्टार्ट करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री से। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हर चीज़ को प्रॉपर डिस्कस करेंगे। सो पूरा सेशन देखिएगा, आपको डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब आपका जो नॉलेज है डेफिनेटली इंप्रूव होगा। ठीक है। सो सेशन स्टार्ट करने से पहले ये कुछ इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। मेरा नाम अंकित जायसवाल है। इन 2011 जब मैं पढ़ाई करता था, मैं भी एक स्टूडेंट था, तो 2011 में मैंने एआई ट्रिपल ई का एग्ज़ाम दिया था। और जो एआई ट्रिपल ई है उसके बाद उसका नाम चेंज करके जेई मेंस कर दिया गया है ना। पहले एआई ट्रिपल ई का एग्ज़ाम होता था एनआईटी के लिए, अब क्या होता है जेई मेंस के एग्ज़ाम से एनआईटी के कॉलेज मिलते थे। तो आज के टाइम का जो जेई मेंस है, हमारे टाइम पर उसको एआई ट्रिपल ई बोलते थे। सो एआई ट्रिपल ई का एग्ज़ाम क्रैक करके मैंने एनआईटी श्रीनगर से बीटेक किया है। उसके बाद मैंने एमएससी किया है मैथमेटिक्स में। और मेरे स्टूडेंट्स 6th से लेकर 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स, एमपी सीबीएसई से लेकर आईसीएसई बोर्ड तक के स्टूडेंट्स मैथ्स में टॉप कर चुके हैं। उसके साथ साथ वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी मैंने पढ़ाया है, जैसे क्लैट, सी मैट, सी यू ई टी, आई पी मैट एंड जी मेंस। तो यहाँ पर ये जो बेसिक डिस्क्रिप्शन है मेरे बारे में दिया हुआ है, जिससे आपको एक भरोसा मिल सके कि हाँ, हम जिस टीचर से पढ़ रहे हैं वो अच्छा खासा क्वालिफाइड है या नहीं। ठीक है। देखो, ये सब एक चीज़ें तो ठीक है मैंने लिखी हुई है, लेकिन आपको एक टीचर का, आपका शायद वो स्कूल का टीचर हो चाहे कोचिंग का टीचर हो, आपको टीचर पे भरोसा करना ही पड़ेगा। ठीक है। एक बार अच्छा टीचर आपको पढ़ाने लगेगा तो धीरे 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 आप देखेंगे कि आप में इम्प्रूवमेंट भयंकर तरीके से आने वाला है। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन। अब फालतू की बातें को हम साइड में रखते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से, जो कि क्लास 10th में सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के बाद जो चैप्टर आता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो ये दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड है। राइट। सो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हर एक चीज़ की डिस्कशन हम करने वाले हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री क्या है। सो ट्रिग्नोमेट्री को हम संधि विच्छेद स्प्लिट करते हैं 3 पार्ट्स में। संधि विच्छेद समझते हैं ना आप, संस्कृत और हिंदी में पढ़ते हैं। ब्रेक करना पार्ट्स में। सो मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ। मैं लिख देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री में ट्राई, फिर लिखता हूँ गॉन, और फिर लिख देता हूँ मेट्रॉन। राइट। सो ट्राई का मतलब तो आप सभी समझते हैं कि ट्राई का मतलब होता है 3। राइट। गॉन का मतलब क्या होगा और मेट्रॉन का मतलब क्या होगा, तो अभी हम बताते हैं। गॉन का मतलब है यहाँ पर साइड्स, और मेट्रॉन का मतलब है मेजरमेंट। राइट। सो ट्रिग्नोमेट्री मतलब मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल। राइट। मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है। तो ये चीज ध्यान रखना कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल। राइट। सो ठीक है सर, मेजरमेंट कर लेंगे, कैसे करते हैं, क्या उसके एप्लीकेशन है। अब मेजरमेंट तो हम कर लेते हैं सर, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल हम बताएं, अगर हम बनाना चाहें तो देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, इसको हम बेस, और इसको हाइपोटेनिस। ये हम कब परपेंडिकुलर बोलते हैं, जब हमारा एंगल यहाँ होता है, जब हमारा थीटा यहाँ पर होता है तब ये परपेंडिकुलर होता है, ध्यान देना, है ना। और ये बेस होता है और ये हाइपोटेनिस होता है। सो अब सर ट्रिग्नोमेट्री, अब एक क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में आता है, और कई सारे आपके जो इवन आपके पेरेंट्स जिन्होंने मैथ्स पढ़ा, सबने 10th तक मैथ्स पढ़ा और 10th में ट्रिग्नोमेट्री सभी ने पढ़ा है, तो उनके दिमाग में बार बार ये डाउट आता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा पढ़ा हुआ है, उसका यूज़ हमने आज तक नहीं किया। तो वो इसलिए नहीं किया क्योंकि बच्चों, आपके पेरेंट्स या आपके जो सीनियर्स हैं या आपके जो भाई हैं या आपकी बहन है, उन्होंने उस फील्ड में आगे कंटिन्यू नहीं किया। सपोज अगर आप साइंटिस्ट बनने जाते हैं या आप एस्ट्रोनॉट बनते हैं, है ना, तो वहाँ आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन दिखाई देता है। मैं थोड़ी सी बात इसके एप्लीकेशन की भी करना चाहूँगा, ताकि कोई भी आपसे एक सवाल पूछे, है ना, कि भाई ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ क्या है, तो आप उसका आंसर कर पाए, है ना।
तो देखो मैं एक स्लाइड लेके आया हूँ। अब ये एनसीईआरटी में ही सब कुछ लिखा है ना। जो लोग बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ क्या है वो एनसीईआरटी में ही मेंशन है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब ये कुतुब मीनार है, आप जानते हैं ना। यहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ है, इसमें कहानी जो लिखी है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये पर्सन जो है कुतुब मीनार के टॉप को देख रहा है। ये पर्सन कुतुब मीनार के टॉप को देख रहा है। अब ध्यान से सुनना, अगर सपोज आपको कुतुब मीनार के बेस से लेकर जहां आप खड़े वहां तक की डिस्टेंस अगर आपको पता है, और ये लाइन ऑफ साइट पता है, मतलब ये एंगल पता है, ये थीटा अगर आपको पता है और ये वैल्यू आपको पता है, तो आप कुतुब मीनार की हाइट निकाल सकते हैं बच्चों। समझ में आई ट्रिग्नोमेट्री का यूज? समझ रहे हो? और इवन उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा क्या सर? उल्टा में भी बताऊं, है ना। तो यहाँ पर एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, यहाँ से देख रहा है किसको? कुतुब मीनार के टॉप को देख रहा है, ठीक है। अगर आपको कुतुब मीनार के बेस से लेकर जहां पर पर्सन खड़ा है वहां तक की डिस्टेंस पता है, सपोज ये डिस्टेंस 20 मीटर है, और ये एंगल पता है, तो बच्चों यकीन मानो आप कुतुब मीनार की हाइट निकाल सकते हो ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके। ये इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन पार्ट है। आ रही है बात समझ में? ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एक और एग्जांपल की, एक ये घर बना हुआ है आप यहाँ देख पा रहे हैं, और यहाँ पर एक गर्ल बैठी हुई है, ठीक है। तो गर्ल अपनी बालकनी से, एक लड़की अपनी बालकनी से यहाँ पर जो रिवर है उसके अक्रॉस देख रही है ना। ये बैंक है, तो क्या बोलते हैं? रिवर, है ना। रिवर के क्या होती है? बैंक होती है। बैंक मतलब किनारे, किसी भी नदी के किनारे होते हैं ना, तो बैंक बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ लिखा है शी इज लुकिंग डाउन एट अ फ्लावर प्लॉट placed on a stair of a temple situated nearby on the other bank of the river। तो यहाँ पर एक फ्लावर पोट रखा हुआ है, राइट। यहाँ पर बच्चों एक फ्लावर पोट रखा हुआ है, और ये लड़की, सुंदर सी लड़की यहाँ पर इस फ्लावर पोट को देख रही है। अब इस फ्लावर पोट को जब वो देख रही है, तो आपको क्वेश्चन में दिया है कि सपोज अगर इस बिल्डिंग की डिस्टेंस अगर हमें पता है ना, यहाँ पर जो ये पर्सन बैठी हुई है इसकी बिल्डिंग की डिस्टेंस अगर मुझे, इसकी हाइट मुझे पता है, बिल्डिंग की अगर हाइट मुझे पता है, तो मैं, और मुझे ये एंगल पता है, अगर ये थीटा मुझे पता है, तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, रिवर की जो विड्थ होगी, है ना, रिवर की जो विड्थ होगी, मतलब बैंक की जो विड्थ होगी, वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, राइट। सो ये ट्रिग्नोमेट्री का ही एप्लीकेशन पार्ट है। तो ऐसे कई सारे अनगिनत एप्लीकेशन हैं ट्रिग्नोमेट्री के रियल लाइफ में भी। सपोज ये अर्थ है, ठीक है। आप यहाँ से सैटेलाइट सेंड करते हैं, ठीक है। आप यहाँ से मिसाइल्स लॉन्च करते हैं, ठीक है। इन सब मिसाइल्स हो चाहे सैटेलाइट, जब हम लॉन्च करते हैं, जो हमारे इसरो के साइंटिस्ट सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, तो उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, क्योंकि कितने एंगल पर उस मिसाइल को लॉन्च किया जाए ताकि वो कहाँ पहुँच जाए, उसके डेस्टिनेशन पर पहुंच सके, एग्जैक्ट डेस्टिनेशन पर, है ना। आजकल आप जैसे देख रहे हैं कि हमारा जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, उसमें हमने एग्जैक्ट जहाँ पर टेररिस्ट कैंप थे उनको एग्जैक्ट पिन पॉइंट पर, आपने जो इमेजेस देखी होंगी वहाँ पर एकदम मिसाइल स्ट्राइक करी। तो वो कैसे कर पाई? सपोज ये इंडिया है ना, ये यहाँ से इंडिया है, ठीक है, ये पूरा इंडिया है, और यहाँ पाकिस्तान, यहाँ पे टेररिस्ट कैंप है, यहाँ से मिसाइल लॉन्च हुई और सीधा यहाँ पर गिरी। तो ये जो पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन बना के, खैर ये फिजिक्स का भी एक पार्ट है, लेकिन जो किस एंगल पर इसको लॉन्च किया जाए, तो वो एंगल, जब भी एंगल की बात होगी, थीटा की बात होगी, तो ट्रिग्नोमेट्री हमेशा आएगी बच्चों, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ? तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा एप्लीकेशन, ठीक है। अब आई होप आप समझ पाए होंगे। अब सीधे हम आते हैं कॉन्सेप्ट पे कि ट्रिग्नोमेट्री में कितने कॉन्सेप्ट्स होते हैं और उनको यूज़ कैसे करना है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट से। ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हमें जो सबसे पहले पढ़ाया जाता है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट। आप देखो चीज़ें बहुत आसान है, कोई भी डरने वाली बात नहीं है, बस आपको क्लास में बने रहना है ना। सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं सर? सिंपल है, देखो बताता हूँ। अब आपको मैं कुछ नाम यूज़ करने वाला हूँ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये टेक्निकल टर्म्स है ना ट्रिग्नोमेट्रीज की। तो इनको आपको ध्यान रखना है कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो एक ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि साइन थीटा क्या होता है ना। साइन थीटा मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वहीं कॉस थीटा का मतलब क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। और टेन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। अब ये ट्रिक भी बता रहा हूँ जिससे आप याद कर पाएंगे, है ना, ध्यान देना।
क्या ट्रिक है सर? देखो ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक है ना, एक सेकंड। पंडित, क्या बोल रहा हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। तो ये जो हमारा है ये क्या बनता है, साइन थीटा, और ये कॉस थीटा, और ये बच्चों बनता है टेन थीटा। अब सर ये कैसे बन रहा है, पंडित से साइन कैसे बनेगा, बद्री से कॉस कैसे बनेगा, तो बच्चों टेंशन नहीं लेने का, अभी समझाता हूँ। हमारे लिए इन जितने भी वर्ड्स है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में जो फर्स्ट लेटर है वो इंपॉर्टेंट है। तो अब जब आप पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलेंगे तो आप ये लिखेंगे, पंडित का पी, बद्री का बी, प्रसाद का पी, हर हर बोले, तो हर हर बोले में एच, फिर एच और भोले का बी। तो बस आपको उनका फर्स्ट लेटर लिखना, ठीक है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि ये क्या बनेगा, ये बच्चों बनेगा साइन थीटा, ये बनेगा कॉस थीटा, और ये बनेगा बच्चों टेन थीटा, राइट। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा बहुत आसान चीजें हैं, बच्चे फालतू डरते हैं। मैं बहुत स्लोली स्लोली आसान तरीके से आपको सब चीजें पढ़ा दूंगा, है ना। तो सर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा हो गए। अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, मैंने 3 आपको बता दिए। साइन थीटा पी अपॉन एच, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इसको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपने आप बाहर आ जाए। अब ये पी एच ये सब मैं समझाऊंगा। चलो देखो पहले समझते हैं कि पी एच पी ये सब क्या होता है। किसी भी ट्राइंगल में 3 साइड होती है ना, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल की जब हम बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री हम कहाँ यूज कर रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री जहाँ यूज हो रही है वहां पर क्या होता है, एक होता है परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर यहाँ कब होता है, जब थीटा यहाँ पर होता है। एक होता है बेस और एक होता है हाइपोटेनस। तो आप देख पा रहे हैं कि साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, राइट, और टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन भी हम सीखेंगे। अब सर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से हमने 3 तो सीख लिए सर, अब बाकी के क्या होते हैं। तो देखो बच्चों, साइन थीटा का इनवर्स होता है कोसेक थीटा, साइन थीटा का इनवर्स क्या होता है, कोसेक थीटा। तो सर साइन थीटा अगर पी अपॉन एच है तो कोसेक थीटा क्या बनेगा बच्चों, तो कोसेक थीटा बन जाएगा एच अपॉन पी, राइट। समझना अच्छे से। इसी तरीके से है ना, ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं बच्चों, है ना। साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है तो कोसेक थीटा भी 1 अपॉन साइन थीटा होगा, ठीक है। इसी तरीके से सर कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। तो सर सेक थीटा क्या बनेगा सर, तो कॉस थीटा की वैल्यू को उल्टा कर दो सर, सिंपल सी बात है, तो एच अपॉन बी आ जाएगा। फिर लास्ट में हमारा आता है टेन थीटा, तो टेन थीटा का उल्टा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का इन्वर्स करना है तो क्या कर, कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है तो टेन थीटा का इन्वर्स कर देते हैं सर, तो ये आ जाएगा बी अपॉन पी, ठीक है। तो ये हमने टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं, ये ऊपर 3 लिखे, नीचे ये 3 लिखे, राइट। तो देखो एक और चीज, ये सब चीजें मैं लिख रहा हूँ, आपको एनोटेशन फाइल जो यूट्यूब वीडियोस हैं उसके नीचे मिल जाएंगे, आपको पीडीएफ एज इट इज मिल जाएगी प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में, बट आपको भी खुद के नोट्स बनाने हैं, सुंदर सुंदर राइटिंग, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सर ठीक है सर, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीख लिए, इसका एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं कि सर हमने अभी इस स्लाइड में क्या सीखा। इस स्लाइड में सर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सीखे, जिनको मैंने टी आर से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमने सर सीखा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ये होता है आपका सर साइन थीटा, एक बार फटाफट लिख देता हूँ, साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। फिर सर ये होता है हमारा कॉस थीटा, हमें याद तो कुछ करना ही नहीं है, जब भी स्टूडेंट्स को कोई चीज़ याद नहीं करनी होती है तो उसके लिए बहुत अच्छा काम होता है। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों जहाँ पर याद कुछ करना ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट है। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड कर लिए तो यकीन मानो हर चीज़ बहुत आसान। तो ये देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये हमारे सामने लिखे हुए हैं। अब इनके इन्वर्स हमने सीखे हैं है ना। अब साइन थीटा का इन्वर्स क्या होता है सर, कॉसेक थीटा, राइट। साइन थीटा का इन्वर्स क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या होगा, एच अपॉन पी। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होता है, एच अपॉन पी, एच अपॉन बी सॉरी, है ना, आपके सामने लिखा है सब कुछ। और टेन थीटा का उल्टा होता है सर कॉट थीटा, तो कॉट थीटा हो जाएगा बी अपॉन पी, राइट। तो आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यूज को पलट देना है, तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ चुके हैं। अब इसका एप्लीकेशन सर, ठीक है, आपने जो बताया हम समझ गए, अब इसका एप्लीकेशन क्या है, तो अब सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं।
लेकिन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पर आने से पहले एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाना मैं चाहता हूँ आप लोगों को, ताकि आप ये समझ पाए कि ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं उसमें एक छोटा सा ट्विस्ट भी है, जहाँ बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। देखो मैं वही बोल रहा हूँ बार बार, हर चीज़ आपको आफ्टर स्कूल में जो ये अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म है वहाँ पर इस तरीके से मिलेगी कि आपको लगेगा कि हम मैथ से फालतू डर रहे थे, और मैथ्स और हम ट्रिग्नोमेट्री से ऐसे ही डर रहे थे, ये तो कितना आसान है ना। तो बस मैं यही बोल रहा हूँ, मेरे साथ बने रहो, मुझ पे भरोसा करो, यकीन मानो, आपके पूरे मैथ्स में 80 आउट ऑफ 80, आज पहले ही दिन मैं बता रहा हूँ 80 आउट ऑफ 80 लेकर आएंगे हम सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, चाहे आप सीबीएसई से हो चाहे आईसीएसई से हो, आपको फुल मार्क्स दिलाने की गारंटी मेरी है। बस आपको भरोसा रखना है, क्लासेस अटेंड करनी है, जो मैं क्वेश्चन होमवर्क दूँ उसका कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, बस मेरे साथ बने रहना, ठीक है। चलो, जैसा टीचर बोले वैसा करोगे तो बच्चों डेफिनेटली सिलेक्ट होंगे, चाहे मैथ्स हो चाहे साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हो, अपने टीचर की बातें माना करो, ठीक है। अब सर इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है, देखो बच्चों, सपोज ये वाली साइड आपकी 5 है, ये वाली साइड आपकी 12 है ना, ठीक है, और ये वाली साइड आपकी 13 है। मैंने आपको सारी तीनों साइड्स, मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स होता है ट्रिग्नोमेट्रिक में, हमने तीनों साइड्स आपको दे दी है, लेकिन ये साइन कॉस टेन को समझाने के लिए दी। अब देखो कैसे करना है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ थीटा हमारा यहाँ है, ध्यान देना, थीटा पे ध्यान रखना, थीटा चेंज होगा तो वैल्यूज चेंज हो जाएगी, अभी मैं समझाऊंगा, है ना। तो सर अभी तो बेसिक समझा रहा हूँ कि सर साइन थीटा, साइन थीटा मतलब क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है सर। तो परपेंडिकुलर बच्चों क्या है, देखो इसकी वैल्यू ये पी है, ये हमारा क्या है बेस है, और ये हमारा क्या है हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर मतलब कितना हो गया 5, और हाइपोटेनियस मतलब हो गया 13। तो साइन थीटा की वैल्यू बच्चों क्या हो गई 5/13। वहीं मैं कॉस थीटा की बात करूंगा तो कॉस थीटा होता है सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है सर 12 एंड हाइपोटेनियस इज 13, सो 12/13। वहीं टेन थीटा की अगर हम बात करें तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना होता है 5 और बेस कितना होता है 12। सो ये टेन थीटा की वैल्यू 5/12 आ गई। तो आप देख सकते हैं कि हमने तीनों वैल्यूज निकाल ली हैं, और तीनों ही हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है बहुत आसान थे, ठीक है। अब वहीं मैं अगर आपसे पूछूं कि इनके इन्वर्स बताओ, तो साइन थीटा का इन्वर्स क्या होता है सर कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा h/p, और वैसे भी मुझे इनकी वैल्यूज पता है तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ 13/5। वहीं सेक थीटा क्या होता है h/b, तो मुझे तो वैसे 12/13 पता है तो मैं डायरेक्ट आंसर कर सकता हूँ सर 13/12, है ना। कितना आसान है। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। ये बार बार रिपीटेटिव जो चीजें मैं कर रहा हूँ वो आपके लिए कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाए, है ना। क्या होता है जब पहली बार कोई चीज हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए वो बहुत टफ होती है, लेकिन मैं बार बार किसी कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा हूँ तो आपको दिमाग में वो बैठ जाएगी, इसलिए ये चीजें हो रही हैं, है ना। चलिए, तो ये इसका एप्लीकेशन पार्ट हो गया कि किसी ट्राइंगल में अगर आपको 3 साइड पता है तो आप आराम से साइन कॉस टेन कॉसेक सेक सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए सर ठीक है, हम इतना तो समझ गए, लेकिन अभी वो कॉन्सेप्ट बताना बाकी है। देखो अब कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से समझना। कॉन्सेप्ट पे आते हैं सर। सपोज ये ट्राइंगल है, फिर से वही साइड हम ले लेते हैं, हाँ। ये 5 है, ये 12 है, और ये 13 है। अब मैं इनका ट्राइंगल्स में नाम भी दे देता हूँ पॉइंट्स का ABC, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना, एंगल ए एंगल बी, ये वाला एंगल कौन सा होगा सर, ये वाला जो एंगल होगा, ध्यान देना, इसको हम बोलेंगे एंगल ए। ये कौन सा एंगल होगा, एंगल ए, ठीक है। और सर ये वाला एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा आपका एंगल सी, ठीक है। एंगल्स पे ध्यान रखना है, एंगल चेंज होते हैं तो वैल्यूज चेंज होती है, अभी मैं बताऊंगा आपको। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं पहले तो लिखवाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, है ना। नोट करके लिखें आप सबसे पहले, सब लोग प्रॉपर नोट्स बनाए हैं ना। मैं तो आपको इनविटेशन फाइल भेज दूंगा, लेकिन नोट्स प्रॉपर होना चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ट्रिग्नोमेट्री में, जो एंगल चेंज होते हैं तो वैल्यूज चेंज कैसे होती है, तो आपको एक ध्यान रखना है चीज कि एंगल, एंगल के सामने, ठीक है, एंगल के सामने बच्चों क्या होता है परपेंडिकुलर, राइट। एंगल के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के सामने, परपेंडिकुलर के सामने क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर के सामने होता है हाइपोटेनियस।
अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट आप पहले समझें कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आप उतना ध्यान दें। और हाइपोटेनियस तो हो चुकी है सर, परपेंडिकुलर हो चुका है, हाइपोटेनियस हो चुकी है। और जो बच गया, और जो रिमेनिंग साइड होती है, और जो रिमेनिंग साइड होती है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? बेस। रिमेनिंग साइड क्या होगी? वो बेस होगी। तो तीन चीजें होती है ट्राइंगल में, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। अब सर जो लिखा है उसको समझते हैं। क्या देखो, देख, ध्यान से देखो। मैं बोल रहा हूँ कि एंगल के सामने, अब देखो फिर से इसका बना लेते हैं, है ना, ट्राइंगल बनाया, एंगल ए बी और सी। ठीक है। जब मेरा एंगल यहाँ पर होगा, एंगल सी से बात करेंगे, जब हम एंगल सी से तीनों साइड्स को देखेंगे, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? 5 होगा, ध्यान देना, है ना। सबकी वैल्यूज लिख देता हूँ। और परपेंडिकुलर के सामने सर क्या होगा? हाइपोटेनियस। तो ये हाइपोटेनियस हो गया, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या हो गई? 13। और जो बच गया वो बेस, तो सर ये बेस हो गया। तो इस वाले केस में जब एंगल हमारा क्या था? सी था। जब हम साइन सी की बात करेंगे, कॉस सी की बात करेंगे, या टेन सी की बात करेंगे, तो हम यहाँ से वैल्यूज पिक करेंगे। चलो मैं इसके क्वेश्चंस भी बता देता हूँ। जैसे सपोज मैंने आपसे पूछा कि भाई साइन सी बताओ, तो एंगल कहाँ हमारा? यहाँ पर एंगल है। तो साइन थीटा क्या होता है? आपको पता ही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो सर परपेंडिकुलर क्या है सर? 5 है, ये लिखा हुआ है देखो, है ना, परपेंडिकुलर 5, और हाइपोटेनियस कितना है? 13। तो साइन सी की वैल्यू क्या होगी? 5/13। वहीं मैं आपसे कॉस सी पूछता, तो कॉस सी क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है सर? 12, और हाइपोटेनियस कितना है? 13। ठीक है। और आपसे मैं अगर टेन सी पूछता, तो टेन सी कितना होता सर? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? 5/12। राइट। यहाँ तक चीजें क्लियर है? तो सर ये तो आगे हमको समझ, लेकिन जब एंगल चेंज होगा तब क्या करेंगे? तो अब आइए केस, वो केस समझते हैं जब एंगल चेंज हो रहा है। तो हम थोड़ी सी यहाँ पर जगह कर लेते हैं, ताकि हमारे बच्चों को हम एक्सप्लेन कर पाएँ कि एंगल चेंज होता कैसे है, और एंगल जब चेंज होता है तो वैल्यूज़ कैसे बदल जाती हैं। देखो ध्यान से देखना। अब मेरा एंगल आ चुका है यहाँ पर, है ना, एंगल ए, मतलब ये ये बी और ये सी, सब कुछ वैल्यूज़ वही ली है मैंने, कुछ भी चेंज नहीं किया। ये 5 है, ये 12 है, और ये 13 है। बस मैंने एंगल चेंज कर दिया। पहले मेरा एंगल क्या था बच्चों? सी था। ध्यान से देखो, यहाँ पर एंगल सी था। अब मैंने क्या करा? एंगल को चेंज करके एंगल ए पर लेकर आ गया। अब क्या होगा सर? अब हम समझते हैं। तो देखो मैंने क्या बोला था, एंगल के सामने पहले वैल्यूज फाइंड कर लो कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेनिस क्या है। नहीं तो बच्चा क्या होता है? कंफ्यूज होता है। इसलिए मैंने अलग अलग डायग्राम से एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। एंगल के सामने बच्चों क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो सर एंगल चेंज हुआ तो देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू चेंज हो गई। यहाँ पर तो सर परपेंडिकुलर 5 था, यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या हो गया? 12 हो गया। परपेंडिकुलर के सामने सर क्या होता है? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस तो हमेशा आपका सेम ही रहेगा, बस परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं, ध्यान देना। और जो बच गया सर वो क्या होता है? बेस। तो बेस की वैल्यू क्या बनेगी? 5, है ना। ये चीज़ हमें पता चल गई। तो हमने सब पे है ना, डायग्राम में मेंशन कर दिया कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेनस क्या है। अब हमारा काम तो बहुत आसान हो गया सर, है ना। मैंने आपसे पूछा कि साइन है बताओ, क्या पूछा? साइन है। तो साइन है पूछा है, तो साइन तो तुम्हें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है सर। तो परपेंडिकुलर मेरा क्या है? 12, और हाइपोटेनियस मेरा कितना है? 13। तो मेरा साइन ए कितना आ गया? 12/13। वहीं मैं आपसे पूछूं कि सर कॉस ए बताओ, तो कॉस ए क्या होगा? कॉस ए हमारा हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है सर? 12, और सॉरी बेस कितना है? 5, और हाइपोटेनियस कितना है? 13। और वहीं मैं आपसे 10 ए पूछूंगा, तो 10 ए कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना होता है? 12, और बेस कितना होता है? 5। देखो कितना आसान। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में क्रिस्टल क्लियर आपको दिखाई दे रहा है कि सर यहाँ पर वैल्यूज अलग थी। देखो मैं आपको बताता हूँ सर, यहाँ पर देखो साइन सी की वैल्यू क्या थी? 5/13 थी। और यहाँ पर साइन ए की वैल्यू क्या है? 12/13। आप देख पा रहे डिफरेंस? कॉस सी की वैल्यू सर 12/13 है, और यहाँ पर कॉस ए की वैल्यू 5/13 है। तो एंगल चेंज बार बार सबसे इंपॉर्टेंट, यहीं पर बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर उसको समझ नहीं आया, तो वो आगे फिर ट्रिग्नोमेट्री करना ही छोड़ देता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले ही आ चुकी है। आप प्रूव तो कर ही नहीं पाओगे, जो थ्योरम्स है, जो प्रॉपर्टीज हैं, वो तो यूज ही नहीं कर पाओगे। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे कमांड आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये एंगल जो चेंज होते हैं ना, वो क्रिएट करते हैं। अभी मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, है ना। उसके बाद आप 10 सी देख सकते हैं, 5/12 है, तो वही 10 ए 12/5। ठीक है। तो सारी वैल्यूज हमारी चेंज हो चुकी है, क्योंकि एंगल चेंज हो गया। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई, राइट। अब हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, फिर हमको और थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा। चलो तो कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं।
एक सेकंड, देखो बच्चों मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। अभी आप देख सकते हैं रात की बज चुकी है 8:48 हो चुका है ना। और हम लोग लगे हुए हैं वीडियोस बनाने में, सुबह 8 बजे से लेकर रात की 9-10 बज जाती है। तो अगर हम एक टीचर इतनी मेहनत कर रहा है तो एक स्टूडेंट को भी कम से कम 6 से 7 घंटे डेली ही पढ़ना है, तब जाके हम बोल सकते हैं कि हम 90+ % स्कोर कर सकते हैं, है ना। तो आपको पढ़ाई में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, मैं एंगल मेंशन नहीं कर रहा हूँ। अब देखो एंगल चेंज होगा तो मज़ा आएगा आपको कि सर वैल्यूज़ कैसे चेंज हो रही है। 5, 12 और 13 मैंने आपको अभी तो वैल्यूज़ दी हैं। अब जब क्वेश्चन आएगा तो दो साइड्स आपको पता होंगी और तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम से आपको निकालनी पड़ेगी, वो भी सीखेंगे, टेंशन मत लो, है ना। धीरे धीरे चीज़ें चलेंगी, एकदम से नहीं सीख पाएंगे आप, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्या है सर पहला क्वेश्चन? देखो बहुत आसान सा है। सपोज आपसे पूछ लिया कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस 10a इंटू कॉट सी, ये पूछ लिया कि सर साइन है कॉस सी प्लस कॉट है कॉट सी बताओ, 10 है कॉट सी बताओ। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर दो डिफरेंट एंगल यूज हो रहे हैं। यहाँ पर सर एंगल ए यूज हो रहा है, यहाँ पर एंगल सी यूज हो रहा है। अब वहीं हम बात करें यहाँ भी एंगल ए यूज हो रहा है, यहाँ सी हो रहा है, तो हर जगह एंगल ए और सी का यूज है। तो हमें फिर इस हिसाब से दो डायग्राम बना लेने चाहिए। उसी में हमारी समझदारी है। देखो एग्जाम में तो आप एक डायग्राम से कर लोगे, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे दो डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आप समझ पाए। ये वाला जब हम एंगल सी की बात करेंगे तो इस डायग्राम में देखना है, ठीक है, ध्यान देना। और जब हम एंगल ए की बात करेंगे, जब एंगल ए की वैल्यूज फाइंड करेंगे तो हम इस डायग्राम में देखेंगे, ठीक है। दोनों में डिफरेंशिएट मैंने कर दिया। अभी हमने प्रॉपर्टीज क्या पढ़ी कि एंगल के सामने क्या होता है सर? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होगा? 12। परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेनियस, तो ये क्या होगा? हाइपोटेनियस, ठीक है। और जो बचा वो बेस। सेम केस यहाँ पर है, ठीक है। देखो एंगल के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के सामने क्या होगा? हाइपोटेनियस। और जो बचा वो क्या होगा? बेस। राइट, क्लियर है सबको? ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आपको अलग से मैं डिफरेंशिएट करके बता रहा हूँ तो आप बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अब देखो कैसे करना है। साइन ए पूछा है तो साइन, जब भी एंगल ए की बात होगी तो ये फर्स्ट डायग्राम, और जब एंगल सी की बात होगी तो सेकंड डायग्राम हमको देखना है। तो साइन ए सर हमें पता है साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है? 5 और हाइपोटेनस 13 है। मल्टीप्लाई कॉस सी, तो अभी सेकंड डायग्राम पे आ जाओ। तो कॉस सी, तो कॉस सी में हमारा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है सर? 12 और हाइपोटेनस कितना है? 13। देखो वैल्यूज हमको दो डायग्राम से पिक करनी है, तो आराम से देखकर पिक करना, नहीं तो गलत वैल्यूज पिक करोगे आंसर गलत आएगा, ठीक है, समझ गए? अब टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है सर? 12 और बेस कितना है? 5। वहीं हमसे पूछा गया है कॉट सी, तो हम सेकंड डायग्राम पे देखेंगे कॉट सी मतलब क्या हो गया। अब कॉट क्या होता है? 10 का उल्टा होता है। अगर टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट थीटा क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो सर बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा तो 12/5, राइट। तो ये वैल्यूज हमने निकाल ली, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 12 5 60 अपॉन 169 प्लस 12 12 144 अपॉन 20। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, मतलब देखो मैंने वैल्यूज ऐसी ली हैं जिनको आप खुद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इतना काम करके मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। एलसीएम लिया और ये सॉल्व कर लेना, आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो इसका पूरा जो फाइनल आंसर है वो मैं यहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ, आप इसको प्लस माइनस करके कर लेना। तो आप समझ पाए मेरा मोटिव यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कराना नहीं, आपको कॉन्सेप्ट बताना है कि किससे कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने वैल्यूज निकाली हैं। जब एंगल चेंज होते हैं तो कैसे वैल्यूज निकल कर आती है, ठीक है, समझ गए? तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इस क्वेश्चन में वो ये वाली लाइन थी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने यहाँ पर सारी वैल्यूज अच्छे से बना ली, इस वाली जो डायग्राम में ये जो लाइन है ना, ये जो बक्से में बंद है, अगर ये आपने अच्छे से बना लिया इसका मतलब कि आपको एंगल चेंज होने पर वैल्यूज जो चेंज होती है वो आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद तो बेसिक कैलकुलेशन है, 60 × 25 आराम से कर लेंगे, 1500 हो जाएगा। 144 प्लस करना है, 1644 डिवाइड बाई 169 × 25 इजीली कर लोगे। ये प्लस माइनस डिवाइड तो आप कर लोगे, मेन जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी, ठीक है बच्चों, समझ गए?
तो मैंने एक ही क्वेश्चन से आपको सारी चीज़ बताने की कोशिश करी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो कुतुब मीनार हमने देख लिया, ये मंदिर देख लिया, और ये हमारी टीम है जिसका इंट्रोडक्शन देना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर स्कूल हमने एक एडटेक कोचिंग क्लास स्टार्ट की है, जहाँ पर हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन तो आप ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में बैठकर हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई बच्चा ऑफलाइन पढ़ना चाहता है तो हमने पहला हमारा जो ऑफलाइन सेंटर स्टार्ट किया है वो बड़वानी में स्टार्ट किया है, मध्य प्रदेश में, और जल्द ही हम इंदौर में भी अपना सेंटर स्टार्ट करेंगे। बट अभी हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है वो बड़वानी में है, ठीक है। तो जो बड़वानी के आसपास के स्टूडेंट्स हैं या बड़वानी के जो लोकल स्टूडेंट्स हैं वो चाहें तो हमारी टीम को ज्वाइन करके आफ्टर स्कूल को ज्वाइन कर सकते हैं। हम जो कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं क्लास 6 से लेकर 12th तक, है ना, सीबीएसई चाहे एमपी बोर्ड, दोनों ही बोर्ड को हम कवर करते हैं। चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, ओलंपियाड, बीएससी, एमएससी या एसएटी सेट का एग्जाम कर रहे हो प्रिपेयर, तो आप बिल्कुल आफ्टर स्कूल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास 4 एक्सपर्ट हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, जो सिर्फ उसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। हम एक सब्जेक्ट, एक टीचर सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाता हमारे यहाँ। हिमांशु सर हमारे यहाँ बायो के एक्सपर्ट हैं, मैं अंकित जायसवाल मैथ्स का एक्सपर्ट हूँ, ऋतिक जैन सर जो केमिस्ट्री के एक्सपर्ट है, और फिजिक्स के लिए हमारे साथ है शुभम सिंह भदौरिया सर। तो 4 टीचर हैं जो चारों टीचर मिलकर यहाँ पर आपको एक बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं बड़वानी शहर में। और ऑनलाइन भी हम अवेलेबल हैं। हमारा जो प्ले स्टोर पर ऐप है, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो प्ले स्टोर से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर कुछ फ्री डेमो वीडियोस अवेलेबल हैं जिनको आप देखकर समझ सकते हैं कि हाँ, क्या मुझे इन टीचर से पढ़ने पर चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही। अगर आप बड़वानी में एड्रेस की बात करें तो हम यहाँ पर देवी सिंह मार्ग, जो इंडियन बैंक है ना, रामदेव बाबा मंदिर जो है उसके पास में ही हमारी कोचिंग क्लासेस हैं। आप चाहें तो इन कॉन्टेक्ट नंबर पर फ़ोन कर हमसे एड्रेस या जो भी डिटेल्स है फर्दर पूछ सकते हैं। चलिए वापस आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस वाले सेगमेंट पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। एग्जाम्पल्स भी कवर करें बच्चों आपके लिए, मैं सीधे आपको एक्सरसाइज पर लेकर नहीं आ रहा हूँ, एग्जाम्पल्स भी कवर कर रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है कि 50% जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज के बाहर से आते हैं एनसी 10th बोर्ड में, है ना। चाहे वो आर डी शर्मा हो, चाहे वो आपकी कोई दूसरी रेफरेंस बुक हो, वो सारी चीज़ें कवर करेंगे हम, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट तो वो एनसीईआरटी वाला ही पूछते हैं, वैल्यूज चेंज कर देंगे, क्वेश्चन चेंज कर देंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट जो एनसीईआरटी में पढ़ा है वही आएगा। अब जैसे क्वेश्चन में दिया कि 10a की वैल्यू आपको 4/3 दी है, तो सबसे पहला काम करना है, हमेशा जब भी आपको एंगल दिया जाए ना तो एंगल यहाँ बनाओ इस साइड, क्योंकि बचपन से हम जो परपेंडिकुलर यहाँ पढ़ते हैं, बेस ये समझते हैं और हाइपोटेनस इसको समझते हैं, तो जो भी एंगल आप बनाओगे वो स्टार्टिंग में यही बनाओ, है ना। जैसे 10a दिया तो मैंने यहाँ बना दिया, अगर मेरे से 10c बोला होता तो मैं c यहाँ पर बनाता, लेकिन a बोला है तो मैंने a बना दिया, तो a b और c ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब देखो उसने क्या बोला कि 10a की वैल्यू, सर 10a की वैल्यू 4/3 दी हुई है। तो बहुत आसान सवाल है, कितना आसान है। तो सर टेन थीटा क्या होता है, अब आपको अगर नहीं पता है तो आपको ट्रिक पता होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा 4 और बेस क्या होगा 3, ठीक है। तो हम यहाँ बना देते हैं सर ये 4 और ये 3, ठीक है बच्चों। अब हमें हाइपोटेनस फाइंड करनी पड़ेगी, कर लेंगे सर, टेंशन नहीं लेने का। देखो अभी तक तो सर आपको इतने तीनों साइड्स दी थी, अब ये क्या हो गया कि हमें हाइपोटेनस फाइंड करनी पड़ेगी। तो बेटा वही तो बोल रहा हूँ, पहले आपको बेसिक सिखाए गए, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम आपको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलो देखो फिर से मैंने आपके लिए डायग्राम बना दिया ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल पानी की तरह साफ दिखाई दे, ऐसा नहीं हो कि खिचपिच हो जाए। तो सर अब हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी बच्चों, पीजीटी, ठीक है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कितनी आसान थोड़ा, आपको सारी चीजें पता है, आपको हाइपोटेनस फाइंड करनी, लेकिन परपेंडिकुलर बेस तो पता है। तो 4 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है सर 16, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और इसी का अंडर रूट लेना है तो h की वैल्यू आ जाएगी। तो h की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, अंडर रूट ऑफ 25, सो अंडर रूट ऑफ 25 इज 5। तो इसका मतलब सर ये जो साइड है ये क्या हो जाएगी 5। कितना आसान सवाल। अब तो सर आपने तीनों साइड निकाल दी, अब तो हम कर लेंगे। तो बच्चों ये भी तो निकालना सीखो, अगर आपको 2 साइड की बने तो थर्ड साइड आप निकाल सकते हो, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसको स्टार बना के सीख लेना, मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है उससे आप निकाल सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपको हाइपोटेनियस पता हो, परपेंडिकुलर पता हो, बेस निकालना हो, तो भी इसी से निकालना, ठीक है।
चलो तो अब हमें बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो रेशियोज क्या होंगे, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं साइन है। तो आपके सामने साइन है लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है सर, ये रहा परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेनियस 5, यहाँ मेंशन कर दिया परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस। अब तो आप बहुत समझदार हो गए होंगे मेरे हिसाब से, आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी, तो फटाफट आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन मेरी आदत है कि मैं बार बार चीज़ों को रिपीट करता हूँ, जिससे बच्चे के दिमाग में हर एक 10 है तो हमको दिया ही हुआ था। अब सर साइन ए का उल्टा क्या हो जाता है, साइन ए का उल्टा होता है कॉसेक। तो कॉसेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/4, सीधा उल्टा कर दो। कॉस ए का उल्टा होता है सेक ए, तो सेक ए का वैल्यू हो जाएगा 5/3। और टेन ए का उल्टा होता है कॉट ए, तो 10 तो दिया ही था, तो 4/3 का उल्टा हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो 3/4 ये आंसर होगा। तो ये देखिए हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिए, कितना आसान था, बहुत आसान है ना। तो इसी तरीके से अगर हम पढ़ाई करेंगे तो चीज़ें आसान रहेंगी आपके लिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट एग्जांपल हमने सॉल्व कर लिया। अब सेकंड एग्जांपल हमारे सामने आ चुका है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों को ये समझ नहीं आता, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज, ट्राइंगल्स की थ्योरम्स भी यूज होती है। अब वो कैसे करना है मैं आपको बता दूँ। देखो आपको क्वेश्चन में गिवन है एंगल बी, देखो एंगल बी और एंगल क्यू क्या है, एक्यूट एंगल है, सच दैट साइन बी एंड साइन क्यू इक्वल है। ठीक है, तो सर साइन बी और साइन क्यू हमको इक्वल दिए हैं, तो साइन बी और साइन क्यू हमें इक्वल दिए हैं। अब साइन बी क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पर साइन क्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो लिख देते हैं साइन बी की जगह रखेंगे ए सी अपॉन ए बी, और साइन क्यू की जगह रख देंगे पी आर अपॉन पी क्यू। राइट, तो सर ये तो इक्वल थे, ये हमें पता दिया हुआ है तो हमने लिख लिया। अब ये इक्वल है तो हम इनको आगे यूज करेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। लेकिन हमसे पूछा है देन प्रूव दैट, ये तो गिवन था तो गिवन का हमने यूज कर लिया। अब हमें प्रूव क्या करना है ना, यहाँ लिख देते हैं टू प्रूव। प्रूव क्या करना है सर कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, है ना, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। तो सर ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, अब ये एंगल्स इक्वल कब होंगे, देखो ट्राइंगल, आप ट्राइंगल की जो एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैं बताना चाहूंगा कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, दो ट्राइंगल जब सिमिलर हो जाएंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, एंगल बी और क्यू क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, तो अगर मुझे एंगल बी और क्यू इक्वल बताना है तो ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। अब आप ध्यान से देखो सिमिलर कैसे प्रूफ कर सकते हैं, एक तो ट्रिपल ए से कर सकते हैं, एंगल 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 से, और एक ट्रिपल एस से कर सकते हैं, साइड 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 से। अब ट्रिपल ए से तो हम कर नहीं सकते क्योंकि ऐसा कुछ डेटा हमको दिया नहीं है, तो हम ट्रिपल एस से कर सकते हैं, साइड 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 से। आपने ट्राइंगल में एक चीज पढ़ी होगी कि जब ट्राइंगल्स की साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाती हैं, ट्राइंगल्स की साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाती हैं तो ट्राइंगल्स बच्चों सिमिलर हो जाते हैं। तो हमें इन दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स को प्रोपोर्शनल बताना है। ठीक है, क्या बताना है, प्रोपोर्शनल बताना है। अब प्रोपोर्शनल कैसे बताना है सर, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे यहाँ लिखा है ए सी अपॉन ए बी और पी आर अपॉन पी क्यू, तो इस ट्राइंगल की जो साइड है, जैसे ए सी है वो किसके बराबर हो जाए, ए सी और पी आर का जो रेशो है ना, ए सी और पी आर का रेशो, बी सी और क्यू आर का रेशो, और ए बी और पी क्यू का रेशो अगर सेम आ जाता है तो साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाती है। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना चाहूंगा, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसा लिख दूँ ए सी अपॉन पी आर, पी आर को नीचे ले आया है ना, ये दोनों ने अपनी पोजीशन को चेंज किया है, और ए बी ऊपर चला गया और पी क्यू यहीं। ठीक है, तो मैं यही रेशो की बात कर रहा हूँ कि ए सी अपॉन पी आर का रेशो, ए बी अपॉन पी क्यू का रेशो, ये तो आ रहे हैं इक्वल, ये तो हमें पता है क्योंकि हमें गिवन था। ये सारा डेटा तो सर हमको गिवन है, तो ये तो मुझे पता है। लेकिन है ना, ये तो मुझे गिवन था, इसको मैंने रीअरेंज कर लिया। लेकिन ध्यान दो, एक साइड का रेशो और बचा है, कौन सी साइड सर, बी सी अपॉन क्यू आर, है ना। अगर बी सी अपॉन क्यू आर भी सर अगर इक्वल हो जाता है तो तीनों साइड्स का जो साइड्स का रेशियो वो इक्वल हो जाएगा, और साइड्स का रेशियो अगर इक्वल है तो इसका मतलब ट्रिपल एस साइड, ट्रिपल एस थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं कि ट्राइंगल सिमिलर हो गए, और जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अब हमें ये बी सी अपॉन क्यू आर को इसके इक्वल बनाना है, हमें इन तीनों का साइड्स का रेशियो इक्वल बनाना है। हमें ये दोनों चीजें तो गिवन है सर, लेकिन इसको फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है बी सी अपॉन क्यू आर को। तो इसको करने के लिए हम बहुत ही सिंपल सा लॉजिक लगा रहे हैं। जो डेटा हमें गिवन है उसी को हम यूज करेंगे,
ठीक है, इनको मैंने के इक्वल मान लिया। किसके इक्वल मान लिया? के इक्वल। अब अगर ये के इक्वल है तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? के डॉट पी आर। और ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? के डॉट पी क्यू हो जाएगी। क्या इतनी बात समझ गए? हाँ सर बिल्कुल समझ गए। अब देखो ध्यान से, इस ट्राइंगल में ए बी सी में देखो तो बी सी, अगर हम ए बी सी की बात करें, ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें हमने पी जी टी लगाई। ध्यान से समझना, थोड़ा सा लेंदी जाएगा। ट्राइंगल ए बी सी पे ध्यान देना बच्चों। पी जी टी लगाई सर, बिल्कुल लगा दी। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकता हूँ मैं? बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ? ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ठीक है, इसको उठा के इधर ले आए तो हमारी बी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम यहाँ पर वैल्यूज को चेंज भी कर देते हैं कि ए बी की वैल्यू मैं क्या लिख दूँ, इस रिलेशन को यूज़ करके। इस रिलेशन में ध्यान से देखो, ए बी की वैल्यू मैं लिख सकती, ये तो मैंने लिख ही दिया, सॉरी रुको, ये तो मैंने लिखा ही है ना, मैं ध्यान से निकल गया। ये लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, ये तो ऑलरेडी लिख चुके हैं हम। ये लिखा हुआ है ना, देखो हमने इनकी वैल्यूज को चेंज कर रखा है क्योंकि ये दोनों साइड्स का जो रेशियो के बराबर है। तो ए सी किसके बराबर है? के डॉट पी आर के बराबर। और ए बी किसके बराबर है? के डॉट पी क्यू के बराबर। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर दो कि ए बी की जगह सर क्या आ जाएगा? के स्क्वायर डॉट पी क्यू स्क्वायर। वहीं ए सी की जगह क्या आ जाएगा? के स्क्वायर डॉट पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी सी स्क्वायर। ठीक है, समझ पा रहे हैं? चल ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आ गई। तो ये ट्राइंगल किसकी बात हो गई? ए बी सी की, है ना। तो बी सी के बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं, बी सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं? बी सी बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, क्योंकि कॉमन ले लिया मैंने, के स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो बी सी की वैल्यू फाइनली क्या बन जाएगी? के रूट से बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा? पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। है ना, थोड़ी सी स्पेस कम है, आप समझने की कोशिश करना। इसे इतना अच्छा लिखा है मैंने कि आपको समझ में आ जाएगा। और इधर तो मेरा शायद फोटो आ रहा होगा यार, आपको दिख नहीं रहा होगा फिर तो। ओहो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक सेकंड, एक ब्लंडर हो जाएगा। कहाँ कहाँ एक्सप्लेनेशन इधर दिया है? एक सेकंड, रुको रुको रुको। समझ गया मैम, मत टेंशन लो। क्या होता है जब टीचर फ्लो फ्लो में चलता है तो भूल जाता है कि इतनी साइड में जगह में तो टीचर का फोटो ही आ रहा है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है तो समझ ही नहीं आया होगा हमारा बचवाओं को। कोई बात नहीं, समझाएंगे आपको फिर से। इसको ऊपर लिख देते हैं, मत टेंशन लो। देखो, हम मेहनत कर रहे हैं बच्चों आपके लिए, है ना। देखो एकदम पढ़ाते पढ़ाते मुझे स्ट्राइक हो गया कि यहाँ तो जहाँ लिखा है वहाँ स्पेस में लिखना ही नहीं था, जबरन में लिख दिए। अब इसको मिटा के फिर से लिखेंगे, डबल मेहनत करेंगे करेंगे, आप लोगों के लिए करेंगे मेहनत, टेंशन मत लो। तो हमने ट्राइंगल एबीसी की बात करी थी, आपको दिख रहा होगा ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम। एबीसी देखना आता है ना, पढ़ना आता है इतना। इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल एबीसी ये है, ठीक है। ये ट्राइंगल एबीसी है और ये ट्राइंगल पी क्यू आर है। ऐसे बच्चे होते हैं हमारे हमारे देश में, ऐसे बच्चे भी हैं जिनको एबीसी और पी क्यू आर ट्राइंगल नहीं पता है सामने दिखते हुए भी। तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट तो उनके लिए ही है जिनको कुछ नहीं आ रहा है ना। जिन जो बेचारे क्लास में बैठे रहते हैं उनको कुछ समझ नहीं आता है, उनका साथ देने में आया। ठीक है, बाकी जो जिनको थोड़ा बहुत आता है उनके लिए तो वो इम्पोर्टेंट है, बट हमारे जो कमज़ोर बच्चे हैं वो थोड़ा ध्यान दें कि कैसे हम चीज़ों को सीख सकते हैं। चलो भाई, ट्राइंगल एबीसी में पीजीटी लगाते हैं, फिर से मेहनत करेंगे। चलो फिर से करते हैं। तो सर ट्राइंगल पीजी एबीसी में पीजीटी लगाई तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। और ए बी की वैल्यू मुझे पता है और ए सी की पता है, तो ठीक है, तो मैं लिख दूंगा के स्क्वायर डॉट पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर डॉट पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। तो के स्क्वायर कॉमन आ गया तो पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू बी सी। इसमें बी सी जैसे लिखा तो रूट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो फाइनल वैल्यू आएगी के इज इक्वल्स, सॉरी, के इंटू अंडर रूट ऑफ, ठीक है,
के अंडर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, राइट, इज इक्वल्स टू बी सी। ये हमारी वैल्यू आ चुकी है। तो बी सी की वैल्यू आ चुकी है सर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर मुझे क्यू आर की वैल्यू भी निकालनी है ना। किसकी वैल्यू निकालनी है? क्यू आर की। तो सर क्यू आर की वैल्यू भी निकाल लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। कैसे निकालेंगे देखो, क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे तो हम जाएंगे इन ट्राइंगल। किस ट्राइंगल में जाएंगे? हम जाने वाले हैं किस ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल पी क्यू आर। अब पी क्यू आर में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। तो हमें क्यू आर की वैल्यू चाहिए, तो क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? अंडर रूट ऑफ, सॉरी अंडर रूट, तो यहाँ से क्यू, चलो क्यू आर स्क्वायर ही लिखो, यहाँ से रूट हटा दो, तो बार बार रफ करना पड़ता है, ठीक है। पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्यू आर की फाइनल वैल्यू क्या बनेगी सर? क्यू आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है सर। तो हमारे पास एक वैल्यू क्यू आर की आ चुकी है और एक वैल्यू हमारी बी सी की आ चुकी है। यही तो हमको चाहिए था, है ना, क्योंकि हमें बी सी अपॉन क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है, और बी सी अपॉन क्यू आर का जो रेशो है वो के बराबर आ जाता है ना, क्योंकि ए सी अपॉन पी आर और ए बी अपॉन पी क्यू तो के है, ठीक है। और बी सी अपॉन क्यू आर की वैल्यू भी के इक्वल आ गई, तो इसका मतलब ये तीनों साइड्स क्या हो जाएंगी सर? प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ठीक है। चलो तो क्या करें, अगले पेज पे बताएं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम हो रही है बच्चों, तो फिर आपको चीज़ें समझ नहीं आएगी। तो मैं वैल्यूज लिख देता हूँ, एक सेकेंड, नया क्वेश्चन आने से पहले। क्या सीखा हमने सर? बीसी की वैल्यू निकाल ली थी, क्या निकाली थी? के अंडर रूट ऑफ, क्या थी वैल्यूज बीसी की? ये लिखी है ना, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। और वहीं हमारा क्यू आर की वैल्यू क्या थी? क्यू आर की वैल्यू थी अंडर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब इसी का रेशो बोला है तो इसको डिवाइड कर दो, तो दोनों को एक दूसरे से जब डिवाइड करा तो पी क्यू स्क्वायर और पी आर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो बी सी अपॉन क्यू आर की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? के आ जाएगी। समझ गए ना? ये अंडर रूट से ये अंडर रूट कैंसिल, मतलब वैल्यू सेम है ना, तो इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, तो बचा क्या? सिर्फ के बचा, ठीक है। तो हमने क्या बोला था? हमने यही सीखा था, ये देखो, ए सी अपॉन पी आर, तो इस असम्पशन को हमने प्रूफ कर दिया कि ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू पी सी अपॉन क्यू आर। यही प्रूफ करना था, राइट। हमने प्रूफ करा, क्योंकि सर ये दोनों वैल्यूज किसके बराबर थी? के बराबर थी, और बी सी अपॉन क्यू आर भी किसके बराबर आ गया? के बराबर आ गया। तो हमने बोला कि तीनों साइड्स का रेशियो क्या हो गया? प्रोपोर्शनल हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम 6.4 ट्राइंगल चैप्टर नंबर 6 में थ्योरम 6.4 यही बोलती है, ट्रिपल एस साइड साइड साइड, जब तीनों साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाए ट्राइंगल की, ध्यान से समझना, दो ट्राइंगल की साइड्स अगर प्रोपोर्शनल हो जाए, है ना, साइड्स अगर प्रोपोर्शनल हो जाए, जैसे ये मैं फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि सर ये ए बी सी और एक ट्रायंगल की साइड ले लें, किस कलर से बनाएं? पी क्यू आर, ये पी क्यू आर, ठीक है। सर ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाए, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल हो जाए, और ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल हो जाए, तो क्या होगा? ट्रिपल एस थ्योरम से ये जो ट्राइंगल है वो सिमिलर हो जाता है, और जब ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो क्या होगा? उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा भाई? एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब एंगल ए किसके इक्वल? एंगल पी के। एंगल बी किसके इक्वल? एंगल क्यू के। और एंगल सी किसके इक्वल? एंगल आर के। क्या समझ पा रहे हैं आप? ठीक है। तो हमसे यही तो पूछा था कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू प्रूफ करो। ये देखो, ये लिखा है एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, बोला है ना, दिख रहा है? प्रूव दैट, यही करना है ना। ये लिखा है देखो मैंने यहाँ पे, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। तो इसी के साथ हमने प्रूफ कर दिया कि थ्योरम 6.4 ट्रिपल एस थ्योरम के थ्रू कि सर ये तीनों साइड जो दोनों ट्राइंगल है उनके साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई है, मतलब ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर की साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो ये एंगल्स भी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। इसी के साथ हम बोल सकते हैं
कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेंस प्रूफ। देखो बहुत सारे स्कूलों में कराया नहीं जाता क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन है ये, और एग्जाम्पल के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। मुझे पता है, पिछले 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे एक एक चीज़ पता है कि बोर्ड एग्जाम में क्या आने वाला है, स्कूल में क्या पूछते हैं, बच्चे को कहाँ दर्द होता है। तो उस दर्द को मिटाने के लिए ही तो हम आफ्टर स्कूल लेकर आए हैं आपके लिए, कि स्कूल के बाद एक दूसरा स्कूल आफ्टर स्कूल, ठीक है, जहाँ पर आप हर चीज़ बहुत आसानी से सीख सकते हैं। चलिए, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो मैं हर चीज़ को इतना लंबा लेके इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है बच्चों को एक बार में समझ नहीं आती, इसलिए बार बार एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ठीक है। और जिनको आ गई है वो इस वीडियो को 1.5 की स्पीड पर देखें ताकि क्वेश्चन सॉल्व करें और आगे बढ़े, बस, ठीक है। अब आगे आपके सामने एक ट्राइंगल एग्जांपल नंबर 3, राइट एंगल एट सी, सी पर राइट एंगल बना है, मतलब यहाँ पर राइट एंगल बना है। भाई जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसे करते जाओगे तो मैथ से आसान कोई चीज़ ही नहीं है। देखो मैथ्स खुद क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोलता है, बस आप सुन नहीं पाते। वो खुद चिल्ला रहा है कि राइट एंगल सी पे बना दो, राइट एंगल बना दिया। राइट एंगल बनाने के बाद उसने बोला है कि ए बी की वैल्यू 29 है, देखो ए बी की वैल्यू 29, बी सी 21, एंगल ए बी सी थीटा दिया है, तो आपसे डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो वो बहुत आसान सवाल है, बस मेहनत क्या करना है हमको भाई, हमको परपेंडिकुलर निकालना है। इतना सा काम तो हम बहुत आसानी से कर लेते हैं, परपेंडिकुलर निकालना है, अभी निकाल लेंगे। फिर से पीजीटी लगाई है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, किसमें, ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। ट्राइंगल एबीसी में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, इन ट्राइंगल एबीसी, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दी सर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 29 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर निकालना है तो 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, ठीक है। अब 29 का स्क्वायर क्या होता है सर, 29 का स्क्वायर मेरे हिसाब से 841 होता है, चेक कर लेते हैं। 841 बिल्कुल सही, 841 जो मैंने बोला था मैंने, पर फिर भी चेक कर लेते हैं। 21 का 441 होता है, इस पर अंडर रूट डाल दो, तो 841 में से 441 जाएगा तो सर 400 बचेगा। ए सी की जो वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। तो हमारी जो साइड है वो कितनी आ गई, 20 आ गई, मतलब ये जो साइड है वो 20 है ना, ये साइड क्या है, 20 है। बस अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, वो तो हमारे लिए बहुत ही आसान काम है। अब कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा क्या होता है भाई, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 21 अपॉन 29 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस का हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो 441 अपॉन 841, 29 का स्क्वायर 841 प्लस 400 अपॉन 841। तो आप देखेंगे दोनों के जो डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, तो इसका एलसीएम भी 841 ही आएगा, और प्लस करने पर इन दोनों का जो प्लस करेंगे तो नंबर भी क्या बनेगा, 841 बनेगा। तो ये तो 1 आ गया, और ये तो एक आइडेंटिटी भी है, आप बिना उसके भी बोल देते कि सर आंसर 1 है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है सर, ठीक है। तो बट फिर भी एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है, क्योंकि अभी हमने थ्योरम तो पढ़ी नहीं ना, ये आइडेंटिटी पढ़ी नहीं है, जिन्होंने पढ़ी है वो डायरेक्ट बोल सकते थे, इसलिए आपने पूरा सॉल्व कर दिया। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्या बोला है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, तो निकाल देंगे सर। कॉस स्क्वायर थीटा अभी देखो, अभी सॉल्व किया था, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या था, 441 अपॉन 841 माइनस 400 अपॉन 841, ठीक है। तो 441 में से 400 गया तो 41 अपॉन 841, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 41 अपॉन 841 आ गई है, ठीक है। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक चीज़ें क्रिस्टल क्लियर, एकदम पानी की तरह समझ में आ रही होगी। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल 4, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। सबसे पहले राइट एंगल बना लो भाई। इफ 10 राइट एंगल एट बी बोला है, अच्छा तो राइट एंगल बी, तो ए जब जो भी एंगल दिया हो हमेशा यहाँ रखा करो, तो आपको परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस अच्छे से दिखते हैं। 10 ए दिया है सर, तो 10 थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसकी वैल्यू 1 दी है, तो 1 अपॉन 1, 1 को 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो ये भी 1 ये भी 1, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2। कैसे हो गया सर, अब यार ये तो आप सीख गए होंगे ना आप, ठीक है।
कुछ बच्चे होंगे जिनको नहीं समझ में आएगा। तो अंडर रूट वन मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम बॉयज, पाइथागोरस थ्योरम, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो हमारा हाइपोटेनस आ गया √2। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे सर, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। अब आपसे पूछा है कि वेरीफाई करो कि भाई 2 साइन ए डॉट कॉस ए इज इक्वल्स टू 1, ये वेरीफाई करना है कि इनकी जो प्रोडक्ट का वैल्यू है वो 1 हो जाए। तो बहुत आसान काम है। साइन ए तो क्या हो जाएगा 1/√2, कॉस ए तो बेस अपॉन हाइपोटेनस 1/√2। तो सर 2 इंटू √2 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर इस बार कितना आसान पता है ना बच्चों। जब दो रूट में नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आ जाते हैं, रूट से बाहर आ जाते हैं, ये चीज ध्यान रखना, किसी को नहीं पता हो तो लिख लो। तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएंगे, 2 बन जाएगा, है ना, जैसे यहाँ मैंने लिखा है ये प्रॉपर्टी। हर चीज को नोट करते हुए चलना। तो आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। हो गया वेरीफाई, कितना आसान सवाल था। चलो बच्चों, आज की क्लास का अंतिम सवाल आ चुका है और इसी के साथ हमारे सारे एग्जाम्पल सॉल्व हो गए हैं। एग्जाम्पल 5 मतलब एक्सरसाइज 8.1 के पहले जो एग्जाम्पल थे 5 वो मैंने सॉल्व करा दिए। लास्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। इन ट्राइंगल ओपी क्यू राइट एंगल एट पी, राइट एंगल बना है पी पे। OP इज इक्वल्स टू 7, OQ माइनस PQ 1 दिया है। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू, साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू बतानी है, कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सर ट्राइंगल बनाया, चलो यहीं बना लेते, जब बना हुआ है तो क्यों मेहनत करना। OP की वैल्यू सर 7 दी है और OQ माइनस PQ, ध्यान दो, OQ माइनस PQ 1 दिया है। ठीक है, तो सर अगर मैं PQ को अगर मैं PQ को x ले लूँ, है ना, PQ को x ले लूँ, तो मेरा OQ क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स हो जाएगा कि नहीं होगा। कैसे होगा, चलो 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 फिर से एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि हमारे प्यारे चुन्नू मुन्नू बच्चे छोटे छोटे से, वो हर चीज़ को इतने अच्छे से समझ नहीं पाते, उनके लिए फिर से बताते हैं। देखो हमने क्या करा, हमने PQ को x ले लिया, ठीक है, तो PQ को x लिया ऐसे, ठीक है, किसको x लिया, PQ। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि OQ क्या होगा, तो PQ तो हमारा कहाँ गया PQ भाई, ये रहा। OP दिया है हमको 7, अच्छा ये OP 7 दिया है भाई, रुको रुको रुको, मिस्टेक मिस्टेक, सॉरी सॉरी बच्चों, सॉरी गलती हो गई। रुको रुको, कहाँ गई, अरे एक तो ये इसको चेंज करना है। ठीक, हमको ये 7 दिया था बच्चों, ये 7 दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू 7 है। और PQ को x माना, मतलब ये साइड हमने x मान ली। तो अब हमारा जो OQ है वो क्या होगा, तो हम ये इस रिलेशन को क्या लिखेंगे, PQ को उधर पहुंचा दिया, तो OQ इज इक्वल्स टू 1 प्लस PQ लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि इधर माइनस का था उधर जाके प्लस हो गया। तो OQ की वैल्यू बच्चों क्या हो गई, 1 प्लस एक्स हो गई। तो ये वैल्यू मेरी 1 प्लस एक्स हो गई। ठीक है, तो आप ट्राइंगल में फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो इन ट्राइंगल OPQ, ठीक है, OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ठीक है, तो OQ स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर क्या होगा, 7 का स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। चलेगा। सो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर मतलब A प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर सही थी। तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर मतलब A प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × x प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस एक्स, ये बन जाएगा 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 प्लस एक्स स्क्वायर। कितना आसान सा, बस अब एक्स एक्स अलग कर दो, नंबर नंबर अलग कर दो, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, है ना, इधर आएगा तो 0 हो जाएगा ना, तो मैंने हटा दिया इसको, इससे हटा दिया। तो 2x इज इक्वल्स टू 49 माइनस 1, सो x इज इक्वल्स टू 48/2। सो x की वैल्यू सर आ गई 24। इसका मतलब सर ये जो साइड है वो कितनी हो गई, 24, तो ये क्या हो जाएगी 1 प्लस 24 मतलब 25, राइट। तो x की वैल्यू पुट करी, तो सर हमारे ट्राइंगल की सारी वैल्यूज हमने निकाल ली साइड्स की। अब आराम से क्वेश्चन कर देते हैं। साइन क्यू पूछा है सर,
तो थीटा हमारा देखो, अब देखो थीटा कहाँ है, यहाँ पर थीटा है, तो थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, रुको दूसरा पेन यूज करें। ये हमारा क्या है सर, पर अरे वाइट तो यूज ही नहीं कर पाएंगे, चलो ये वाला यूज करते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। देखो मैं लिख देता हूँ, ये हमारी जो साइड होगी ये परपेंडिकुलर, ये सही से रेडी चलाओ, रेडी चलाओ बेटा। कलर कॉम्बिनेशन भूल गए हो सर आप, है ना। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, मैं लिख देता हूँ 7। परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस तो वही रहेगी, और जो बच गया वो बेस जो कि कितना है 20। ये वैल्यूज हमें यूज करना है। तो साइन क्यू, साइन क्यू मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 24/25, ये साइन क्यू का आंसर। वहीं कॉस क्यू की बात करेंगे बच्चों, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस, बेस कितना है, ओ हो, हमने उल्टा कर दिया यहाँ पे, परपेंडिकुलर तो हमारा 7 था, 7/25 हो जाता है बेटा। जब 12 घंटे पढ़ाता है ना टीचर, तो दिमाग सटक जाता है उसका, है ना। कोई बात नहीं, कॉस क्यू मेरे प्यारे बच्चे सब समझते हैं। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो 24/25, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, सो बच्चों यहीं पर हम हमारा क्लास को अब ख़त्म करना चाहेंगे, क्योंकि लगभग 1 घंटे के ऊपर हो चुका होगा सेशन। तो जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पढ़ी हैं, आपको अगर नहीं समझ में आए तो वापस से इस वीडियो को देखें, समझें, है ना। और कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और बताएं कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। मैंने ये वीडियो बनाया, इसके पहले एपी के वीडियोस बनाए कई सारे, देखो ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत सी बार पढ़ा है, लेकिन एक फिर से स्टार्ट किया है हमने, क्योंकि गैप हो जाता है ना, हम कंसिस्टेंसी से काम नहीं कर पाते हैं। जैसे बच्चे कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ नहीं पाते, ऐसे टीचर भी कई बार कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ा नहीं पाता ऑनलाइन। ऑफलाइन तो वो पढ़ा देता है, लेकिन ऑनलाइन के लिए सोचता है आज पढ़ाऊंगा कल पढ़ाऊंगा। ऑनलाइन में क्या होता है कि टाइम ज़्यादा लगता है ना, पीपीटी बनाओ, ये करो वो करो, सेटअप करो तो उन सब में टाइम लगता है। बट अब आफ्टर स्कूल की पूरी टीम आ चुकी है ऑनलाइन भी, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी आफ्टर स्कूल की टीम आपको पढ़ाई की। ऑनलाइन में अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारा प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें, और वहाँ सर आप पढ़ सकते हैं। 6 से 12 से लेके सारे कोर्सेज हमारे पास जो है वो मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं। जो एक्सपर्ट टीचर हैं उनके बारे में यहाँ डेटा दिया हुआ है, सब कुछ पता है आपको, लिखा भी है। आप चाहे तो एक बार कॉल करके भी पूछ सकते हैं। और कैसे लगा ये लेक्चर एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोशिश की है कि हर चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन की जाए, और ये जो भी एनोटेशन फाइल है, जो भी मैंने लिखा है, ये पीडीएफ के फॉर्म में आपको यूट्यूब सेक्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में पीडीएफ मिल जाएगी। सो बच्चों आई होप आपको समझ आया होगा। अच्छा लगा तो कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन बाय बाय, पढ़ते रहें, मस्त रहें। रात की 9:30 बज चुकी है, अब मेरा टाइम हो चुका है क्लास 9th के लिए वीडियो बनाना। चलो बाय बाय, टेक केयर।